हेलो। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 6। इस यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें से 100% क्वेश्चन आता है और नॉट ओनली एग्ज़ाम बल्कि इसमें से सारे मतलब हर कंपटीशन एग्ज़ाम जो कि हायर मैथमेटिक्स में से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इसका बेसिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और जो अपने एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी के उसमें तो कंफर्म आएगा ही आएगा एक बड़ा क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। यानी अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लेकिन अपन ने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, केवल और केवल परतंत्र चर y तथा इसके अवकलज केवल मात्र प्रथम घात के हो, मतलब फर्स्ट डिग्री का हो, यानी उसका अवकलज क्या हो, फर्स्ट डिग्री का हो। अब हमारे पास क्या है, अवकलज इसकी जो डिग्री होगी 2 हो सकती थी। अपने पढ़ा यही पढ़ा था, मतलब जो देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। अपने पहले जो d/dx पढ़ा था, इनकी डिग्री क्या होती थी भाई, d2y d2x डिग्री बनी सब इनकी डिग्री क्या होती थी। लेकिन अब हमारे पास डिग्री भी क्या होगी, 1 2 3 एन तक जाएगी। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ा, डेरिवेटिव्स क्या होगा उसका, ठीक है। और उनके लिए उनमें कोई गुणनफल यानी जो मतलब उनकी जो कांस्टेंट राशि थी यानी ये कांस्टेंट कोफिशिएंट, उनके जो अचर पद थे वो भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन यहाँ भी जो इक्वेशन होंगे उसमें ये कांस्टेंट कोफिशिएंट भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं किसे, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे ये होता है। हमारे पास यदि y तथा इसके अवकलज यानी इसके डेरिवेटिव्स, इसके अवकलजों के गुणांक यानी जो डेरिवेटिव्स किया हुआ होगा d/d जो उसको जो कोफिशिएंट है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। इसके अवकलजों के गुणांक अचर यानी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए हो तो इस प्रकार की समीकरण को अचर गुणांकों का समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब ये वाली चीज है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो अचर गुणांक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आपके आ गया, y तथा इसके अवकलजों के गुणांकों के अचर हो तो इस प्रकार का क्या कहते हैं, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अब अपन देखते हैं कि nवीं कोटि की ऐसी व्यापक nवीं कोटि की ऐसी समीकरण का व्यापक रूप, यानी अपन देखते हैं भाई इसका व्यापक जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी, ठीक है, कि होती कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो nवीं कोटि के समीकरण का व्यापक रूप है क्या होता है, d/dx इनकी पावर n, फिर क्या होगा p1 यानी जो कोई कांस्टेंट राशियां हैं यहाँ पे, ठीक है, d⁻n-1 इसका जनरल रूप दे तो यहाँ पे भी क्या होगा dxn-1, ठीक है, प्लस p2 d⁻n-2 dxn-2 प्लस इस प्रकार n तक चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा pny = q, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 है। अब ये हुआ क्या, अपन को यहाँ पे p1 p2 और q वगैरह क्या है, तो यहाँ पे लिखना है अपन को कि p1 p2 p3 डॉट एंड pn तथा q अचर है, ठीक है, अचर है या अक्ष का फलन है, ठीक है। ये हमें देखना है, अक्ष का फलन है। अब हमारे पास q अक्ष का कोई ये से ध्यान देखना ना, p1 p2 p3 एंड p क्या है, या तो कोई अचर राशियां होगी या अक्ष का फलन होगा। ऐसी ही अवकल समीकरणों के चर गुणांक वाले को क्या कहते हैं अपन, गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं।
अवकल संकारक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अवकल संकारक यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, आश्रित चर होता है y, और स्वतंत्र चर कौन सा होता है, x, ठीक है। लेकिन जो ऑपरेटर है, जो कोटि होती है, जो ऑर्डर होता है, यानी हमारे पास जो dy अपॉन dx है, ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, dy, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे होता है ना ये डी, इसका मतलब है डी बाई, ठीक है। अगर हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसको अपन लिखेंगे डी टू वाई, और डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये वाली, ठीक है, डी टू इक्वल टू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, आगे चलता जाएगा, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा, यानी डी वाई डी एक्स है, या डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है, या डी क्यूब, या, ठीक है, यानी एन तक जाएगा डी की पावर। ये आप सोच ही सकते हो कि मैं अगर इसको डॉट 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 कर दूं डी की पावर वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, तो इसको क्या लिखूंगा, डी की पावर एन वाई, और डी एन इक्वल टू क्या होगा, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, यानी ये अपन क्या इनका क्या यूज करेंगे, इनको कैसे, कैपिटल डी, डी टू, डी क्यूब एंड डॉट डॉट डी एन, ये हम इनकी जगह यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, अवकल संकारक है, ऑपरेटर है। जैसे अब ये जो ये वैल्यू अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो अपन ने एक दी थी, ये वाली दी थी ना, इसके अंदर पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, यही बनेगा। इसको अपन क्या लिख सकते थे, तो डी की पावर एन अपॉन डी एक्स, एन था ऐसे और वाई था, फिर क्या था, पी वन डी की पावर एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन, इस प्रकार चल रहा था, ये अपन को समीकरण है। अब इस चीज का अपन को क्या लिखना है, कैपिटल डी एन, ये वाई वैसा का वैसा, फिर क्या बचेगा, पी वन तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, अचर है, और डी की पावर एन माइनस वन वाई, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टू डी की पावर एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन, तो क्या जाएगा, पी एन वाई इक्वल टू क्यू। अब इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सब में से ये वाई था, इसमें भी था, तो सब में से जो वाई था वाई कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, डी की पावर एन पी वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी की पावर एन माइनस टू, ये पे ये नहीं, ये डी केवल, हाँ ये होगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन को ये वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब अपन को क्या होगा, ये अपन को क्या प्राप्त होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इसको आप संक्षिप्त में या ब्रीफ में इस प्रकार लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। तो ये अपन को पता, जहां एफ ऑफ डी क्या, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। तो ये लिख दिया अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, आपको पता ही है कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस आप जानते हो वैसे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, यानी घातांक नियम जानते हो। घातांक नियम क्या होता है कि यानी आधार समान है तो घातें ऐड होगी, अगर आधार भागफल में है तो घातें घटेगी। इस प्रकार देखो, जैसे हमारे पास डी की पावर एन है और डी की पावर एम है, यानी आधार समान है, और जो आधार है गुणनफल में, तो क्या होती है, राशियां जुड़ जाती है, मतलब जो उनकी पावर है वो जुड़ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास इस प्रकार वो कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है, क्रम विनिमयता, कॉम्पिटिटिव यानी क्रम विनिमयता, यानी कहने का मतलब डी की पावर एन है और डी की पावर एन है, तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार आइए और देखते हैं और क्या होता है, यानी अगर मेरे पास इस प्रकार है डी की पावर एन और डी की पावर एन,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उल्टा भी लिख सकता हूँ, डी की पावर एन और डी की पावर एन। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो कि मैंने पहले भी दिखाया था, यानी कॉम्पिटिटिव। अगर मेरे पास इस प्रकार ऐसी चीज है और कुछ भी इससे आ गया, मान लो कि डी माइनस अल्फा आ गया, डी माइनस बीटा आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी माइनस बीटा और डी माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ, जहाँ अल्फा एंड बीटा अचर है। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता देता हूँ एक बार और, यानी वितरण नियम। देखो ये वैसे तो ऑलरेडी आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जो भी प्रत्येक जो टर्म्स बता रहा हूँ, जो प्रत्येक सेंटेंस आ रहा है, उसके बारे में आप केयरफुली सुनिए और उसको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना ही लिखा आएगा सोल्व दिस क्वेश्चन, मतलब आपको सोल्व करना है और उसमें मेथड वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं होगा, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उसके क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज होगा, तभी उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डी की पावर एम यू प्लस वी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि डी की पावर एम, यानी एम की क्या है, डेरिवेटिव है। ये आपको पता होना चाहिए, डी क्या है, डी बाई डी एक्स है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो डी बी डी एक्स, तो ये यू हो गया, फिर डी की पावर एन, यानी वही है यू इंटू वी के तरीके से, ये वितरण था। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि भाई ये डी हो रहा है क्या है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सिर्फ डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन साइन एक्स, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्या होगा, डी स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू डी साइन एक्स प्लस साइन एक्स। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन एक्स, इसका तो वैसे भी ऑलरेडी यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पे क्या आएगा, डी, इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स, यानी अक्ष के रेस्पेक्ट में साइन का अवकलन करना है। तो क्या आएगा, इसका अवकलन आ जाएगा कोस एक्स, आ जाएगा कोस एक्स आ गया। यहां पे क्या आ जाएगा, एक बार इसका अवकलन करना, मतलब टू कोस एक्स, ये ऑलरेडी ऐसा कैसा है, लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे बड़ा है, इसका क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, यानी अवकलन नहीं तो करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स क्या है। तो क्या हो गया, टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो इस चीज से इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा हमारे पास क्या, टू कोस एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार के अपन बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक इनवर्स ऑपरेटर आ गया आपके पास, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, तो इसके इनवर्स ऑपरेटर के बारे में अपन पढ़ते हैं। इनवर्स ऑपरेटर क्या चीज होती है, इनवर्स ऑपरेटर यानी प्रतिलोम संकारक, प्रतिलोम संकारक डी इनवर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अपन जानते हैं जैसे डी है तो डी का इनवर्स क्या होगा, डी इनवर्स होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये डी इनवर्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा, डी होगा। यानी अब क्या होगा, पहले तो क्या था, डी बाई डी एक्स का हमारे पास ऐसे डायरेक्टली ऐसे आ गया साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि अक्ष के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है एक बार, ठीक है। अगर हमारे पास इस प्रकार आ जाए, यानी उल्टा हो गया कुल मिला के, यानी अब साइन एक्स का अपन क्या करेंगे, अक्ष के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके, दैट इज इंपॉर्टेंट, सही है। यही अपन क्या कहें, इनवर्स इंपॉर्टेंट। तो अपन इस प्रकार की समझना है कि अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई चीज आ जाए, इसका मतलब क्या है, एक बार इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई ऑपरेटर आ जाए, इसका मतलब क्या है, दो बार इसका इंटीग्रेशन। इसी प्रकार हमारे चलता जाएगा, इटीसी तीन बार है तो डी क्यूब आ गया तो तीन बार उसका इंटीग्रेशन का, डी फोर है तो डी की पावर फोर है तो उसका चार बार इंटीग्रेशन, इस प्रकार चलता जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, कोस 5x, ठीक है, कोस 5x है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, डी वन अपॉन डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन डी और वन अपॉन डी
कोस 5, यानी अपन को पता है इसका मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब क्या होता है, एक बार इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, अक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये अक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो 1/d cos 5x डॉट डी। ये नहीं, अपन को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कोस का क्या इंटीग्रेशन होता है, 1/d ऐसा का ऐसा, कोस का क्या होता है साइन 5x होगा क्या, और जो अक्स के जो कोफिशिएंट राशि वो क्या होती है, इंटीग्रेशन में क्या होती है, भाग में आती है, और डेरिवेटिव्स में क्या आती है, मल्टीपल में आती है, तो ये अपन क्या लिखते हैं, भाग में लिख दिया। अब वापस हमारी चीज ये 1/d ये नहीं लेना चाहिए, तो अपन को क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या, इसका वापस अपन को एक बार इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 1/5 तो क्या है, कांस्टेंट है, और इसका मतलब क्या होगा sin 5x डॉट dx, हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, 1/5 तो है, इसका अपन को क्या करना है इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x हो गया, ठीक है, और x के जो कोफिशिएंट में जो राशि है वो आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, सी वगैरह नहीं ऐड करना है, ठीक है, जो मतलब कि यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसको ऐड, यहाँ पे ऐड नहीं करना है, सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का तरीका, यहाँ पे आपको सी ऐड नहीं करना है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, -25 1/25 और cos 5x, ठीक है। ये हमारी चीज थी कि जो भी चीज थी मतलब इसके बारे में अपन ने कर लिया। अब आप जानते हो एल आई और एल डी तो होता है कि एल आई क्या होता है, एल डी क्या होता है। एल आई और एल डी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको एक बार, वैसे तो अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एल आई और एल डी के बारे में। एक घात स्वतंत्र यानी एल आई लीनियर इंडिपेंडेंट, और तो किसे कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस प्रकार की होगी, जैसे हमारे पास C1 Y1 है, यहाँ पे Y1 Y2 क्या है, मतलब डेरिवेटिव्स है, C2 Y2 प्लस डॉट 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 क्या होगा Cn Yn इक्वल टू 0, हमारे पास ये Y1 Y2 Yn तक चल रहा है। और जो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो ये C1 और C2 क्या है कांस्टेंट आ दिया, अगर ये जीरो इनकी वैल्यू सारी जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाता है लीनियर इंडिपेंडेंट, ये C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 0, एवरी कांस्टेंट जीरो होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा अपना लीनियर। और अगर अब इसको एलडी के बारे में बात जानते हो कि एलडी किसे कहते हैं, कि अगर जे इनमें से एक भी हमारे पास जीरो के बराबर नॉट इक्वल टू आ गया तो वो क्या कहलाता है एलडी। ये थोड़ा सा ब्रीफ में था कि भाई लीनियर डिफरेंशियल में एक बात किसे कहते हैं, जो कि अपन ने लीनियर एल्जेब्रा के अंदर, सॉरी मैट्रिसेस के अंदर और लीनियर एल्जेब्रा दोनों के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा है, आपको पता है। अब अपन क्या करते हैं, आप जानते हैं एक आता है कि रोकिंसन फंक्शन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ये कंपटीशन में थोड़ा आता है रोकिंसन फंक्शन, कहते हैं कैसे कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये रोकिंसन ही है ना। होता है क्या कि हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ये संग्रह कि एन फलनों का संग्रह, नहीं कोई फंक्शन है, एन फंक्शन है, संग्रह या कलेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास कलेक्शन है। और रोकिंसन को डब्ल्यू से अपन क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, तो y1 ये y1 y2 क्या डेरिवेटिव है, ध्यान रखना, डॉट डॉट yn तक जाता है। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इक्वल टू ये y1 को यहाँ पे लिखा जाएगा y2 डॉट डॉट yn, ठीक है, फिर y1 फिर y2 मतलब अलग अलग आएगा ना yn, इस प्रकार डॉट 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 और y की पावर n-1 y की पावर y2 n-2 कैसे चलता जाएगा। अरे ये जो आप जानते हो ये जो डेस है, ये डेस है ना, ये n तक डेस है, ये n तक डेस है ना, y1 वगैरह डेरिवेटिव्स है इसका।
सारणी को आप जानते हो कि भाई किससे प्रदर्शित करते हैं। सारणी को पता है कि भाई क्या इसको कैसे इसका निकालते हैं डिटरमाइनर की वैल्यू। अगर अब देखो यहाँ से एल आई और एल डी के बारे में कैसे पता चलेगा, ये अपन जैसे कि रोकेंसन टेस्ट है, ठीक है, इसके बारे में ये चीज़ बताने वाला था मैं आपको कि भाई रोकेंसन टेस्ट किसे कहते हैं। अगर हमारा फलन दो चीज़ होता है, एक तो एल आई और एक होता है एल डी। अगर हमारा फंक्शन वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एन यानी एल आई है हमारे पास है, अगर वाई वन वाई टू वाई एन एल आई है, तो जो अपना जो रोकेंसन फंक्शन है ये वाला डब्ल्यू वाई वन वाई टू वाई एन ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वाई वन वाई टू आपको जानते हैं उसमें कांस्टेंट राशि क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या होगा, फलन वाई वन एल आई होते हैं। अगर हमारा रोकेंसन फंक्शन इक्वल टू जीरो आ जाता है, यहाँ इक्वल टू जीरो, तो वो क्या होगा, एल डी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन एक क्वेश्चन देखते हैं इस रोकेंसन फंक्शन के बारे में कि ये एक्चुअल में होता है क्या है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई एग्जाम्पल दें, 1x तथा x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको रोकेंसन फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। 1x और x स्क्वायर ये लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, 1x और x स्क्वायर, उसके बाद इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, 1 का होगा 0, x का क्या होगा 1 और 2x एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। फिर वापस इसका डेरिवेटिव्स करना है, क्या आएगा 0 का 0 1 का 0, फिर इसका आएगा 2 आएगा, आ गया। अब इसको अपन क्या करना है, इसको डिटरमाइनर निकालना है। डिटरमाइनर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, फर्स्ट के अकॉर्डिंग निकलें, बहुत ईजी है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग किया तो क्या आया 1 0 2x और 2, तो क्या आया 2 नॉट इक्वल टू 0। तो दिए गए फलन जो अपन को क्या है फंक्शन, अपन ये पढ़ते आए हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के पढ़ने की चीज है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, ये तो अपन रोकेंसन फंक्शन का टेस्ट है, ये कोई कंपटीशन एग्जाम में आता है अपने हायर मैथमेटिक्स के अंदर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ते हैं, जो टॉपिक स्टार्ट होता है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। किसे कहते हैं, बात आती कि अपन ने ये चीज पढ़ी थी वहां पे, कहां पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर के, यानी कि होमोजीनियस की अगर प्रत्येक टर्म्स के अंदर जो एक्स और वाई की यानी एक्स और वाई के फंक्शन है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है होमो। लेकिन वहां पे उसको मेंशन नहीं करना, अपन को यहाँ पे ये देखना है कि जब हमारी समीकरण थी, कौन सी समीकरण थी कि डी की पावर एन प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी की पावर एन माइनस टू डॉट 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 पी एन वाई इक्वल टू क्यू, ऐसी सी वो समीकरण थी अपन पास। अब यहाँ पे तभी करना है कि अगर हमारे पास Q इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। ध्यान रखना, अगर हमारे पास Q इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो समीकरण क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। हाँ, जो चैप्टर संख्या उसमें पढ़ी ना कि भाई एक्स वाई वो अलग है, यहाँ पे अलग है, तो आपको क्या करना है कि Q इक्वल टू 0 आ जाता है तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अगर Q नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि ये क्या है, ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ था, एफ डी वाई इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये कहलाती है होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। यहां तक क्लियर सभी का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास इस फंक्शन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको अपन सॉल्व करने के तरीके पढ़ेंगे अच्छे से, कि तरीके क्या होते हैं उनके बारे में, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इनके बारे में।
प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टी उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, यदि हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमारा जो समीकरण क्या होगा, समीकरण हो जाएगा एफ डी वाई इक्वल टू 0। तो इसका हमारे पास जो हल होगा, कोई हल होगा, तो वो क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और जहां c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यदि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि हमारे पास y इक्वल टू एफ वन एक्स है, y इक्वल टू क्या है, एफ टू एक्स है, हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू, ये होमोजीनियस इक्वेशन की बात है, जहाँ 0 आ जाता है इट मीन्स क्या है कि मतलब होमोजीनियस होगा। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू c1। एक चीज़ तो देखी होगी आपने, जितनी ऑर्डर्स की यानी जितनी डिग्री का जो इक्वेशन होगा उतने उसमें कांस्टेंट आएगा। ध्यान रखना, अगर d2 यानी हमारे पास ये d2 प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0 है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तो यहाँ पे भी कितने कांस्टेंट आएंगे, 2 कांस्टेंट। अगर हमारे पास 1 डिग्री है, इसका मतलब ए कांस्टेंट आएगा। अगर हमारे पास 2 डिग्री है तो 2 कांस्टेंट आएंगे। अगर 3 डिग्री है तो 3 कांस्टेंट आएंगे। एन है तो एन डिग्री कांस्टेंट। ये इसका रूल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और अपने हर चीज में होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो वही सिस्टम है C2F2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज तो थी, इसकी प्रॉपर्टी थी, और C1 C2 क्या है, ये वाली चीज थी। अब अपन यहाँ पे इनके ना जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन, यहाँ पे ये चीज देखेंगे। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, यानी इसको बोलते हैं पूरक फलन, ठीक है, पूरक फलन। और एक बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी एक विशेष समाकलन। पर्टिकुलर, देखो सारी चीज कनेक्टेड है, जैसा कि ये फर्स्ट यूनिट है सेकंड यूनिट से कनेक्टेड है, सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट से कनेक्टेड, ऑल टोटल। और जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो किससे कनेक्टेड है, पूरी पार्शियल डिफरेंशियल। अगर यहाँ पे अगर आपका ये ओडी और ओडी क्लियर हो जाएगी, तो पीडी के अंदर आपको क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी बुक क्लियर हो जाएगी ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। तो आपको क्या करना है, केयरफुली आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और इनके बारे में देखना है। ये चीज आने वाली है, कुछ भी फर्क नहीं आएगा वहां पे, सिर्फ जहां ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे पार्शियल डिफरेंशियल है। अगर आप अच्छी तरीके से दोनों में डिफरेंस भी जानते हो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं और पार्शियली डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारे पास इनका जो सॉल्यूशन है, मैं इनका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको ये बता दूं कैसे, ना कि आपको ना एग्जाम में प्रूफ पूछा जाता है, आपको सिर्फ इनका सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण होगी, जैसे एफ डी वाई इक्वल टू क्यू है, समीकरण नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये क्यू इक्वल टू 0 ले, मानते हैं कि वो क्यू इक्वल टू अपन ने 0 ले लिया, तो क्या हो गया, एफ डी वाई इक्वल टू 0 हो गया, जो कि हम समीकरण नंबर 2 देते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास समीकरण हो गया, तो इस समीकरण का क्या होगा, हल क्या होगा, एफ डी वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू C1 एफ ऑफ एक्स होगा। तो C1 क्या हो जाएगा, अचर है। तो इस प्रकार अपन को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखना है कि भाई अब डी वाई सॉल्यूशन देखना है, चलता जाएगा u इंटू। और ध्यान रखना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पूरी, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन होता है पूरक फलन, पूरक फलन प्लस विशेष फलन, विशेष समाकलन। यानी पूरक फलन बोले तो CF। ये ध्यान रख लो कि जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या होगा, CF प्लस PI, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं आपको, प्रूफ वैसे है भी नहीं आपके सिलेबस में भी और नहीं आता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना, ये अच्छी चीज बता दूंगा कि CF किसे कहते हैं और PI किसे कहते हैं। अभी इसका मैं क्लियर कर दूंगा।
अब आपको ध्यान रखना है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। किसी भी रेखिक अवकल समीकरण का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसका सॉल्यूशन होगा, किसी भी रेखिक अवकल समीकरण का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो क्या होगा, CF प्लस PI। CF कैसे ज्ञात करते हैं और PI कैसे ज्ञात करते हैं ये दोनों मैं आपको बता दूंगा। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं पूरक फलन ज्ञात करने की आपको विधि बताता हूं कि पूरक फलन यानी CF ज्ञात करने की विधि। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या कर रहे हैं, केवल और केवल अपन को यहां पे पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अपन पूरक फलन की डिफरेंशियल की मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमारे पास अवकल समीकरण कौन सी थी, यही थी हमारे पास अवकल समीकरण। देखते हैं डी की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर। ठीक है, P1 n-1 dx की पावर n-1 प्लस डॉट 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 P y इक्वल टू 0। ये हमारा था, इसको अपन आपको पता था कि मैंने कहा था कि आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है डी, है ना। तो इस प्रकार अपन इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, प्रतीकात्मक रूप में या इंडिकेशन में जिसे लिखेंगे इसको क्या आएगा, P1 डी की पावर n-1 और यहाँ पे भी y है। ठीक है, डॉट 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 हो गया y Pn इक्वल टू 0। ये हो गया, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ डी वाई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब ये आपको ध्यान रखना है कि हमें जो y है इसको लेट करना है। ठीक है, लेट जो y इक्वल टू अपन को क्या करना है, e की पावर mx मानना है, y इक्वल टू e की पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समीकरण नंबर जो 1 का हल होगा क्या होगा, y इक्वल टू e की पावर mx मानना है। और जो समीकरण नंबर 1 का हल क्या होगा, तो यही होगा जहां जहां ये वाली चीज है, तो एफ डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर mx हो जाएगा, e की पावर mx हो जाएगा इक्वल टू 0। लेकिन हमें अभी ये प्रॉब्लम है कि dy, यहाँ की dy का, d2y का, d क्यूब y का, डॉट डॉट dn y का मान कैसे निकालें। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, e की पावर mx है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको, ठीक है, y इक्वल टू, तो अब हमारे पास dny इसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो भाई देखो e की पावर x है, तो जैसे ही अपन मैं dy करूंगा, dy की वैल्यू क्या आएगी, dy की वैल्यू आएगी m e की पावर mx। आएगी कि नहीं आएगी, पहले तो e की पावर mx का हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर mx का हो जाएगा, अवकलन होगा सॉरी। जिसी प्रकार d2y इक्वल टू मैं लिखा लूंगा तो क्या आएगा, m स्क्वायर e की पावर mx। इसी प्रकार डॉट डॉट n तक चलेंगे अपन तो क्या आएगा, क्या आएगा, mn e की पावर mx। अब जैसे सारी की सारी मैं वैल्यू क्या करूंगा, समीकरण नंबर इसके अंदर रखूंगा, इसके अंदर तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यानी m की पावर n आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। a1 m n-1 प्लस या p1 माना अपने p2। ठीक है, और m की पावर n-2 डॉट 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 pn। और मैंने पहले भी क्या, e की पावर जो क्या था अपन ने कॉमन ले लिया आगे। ठीक है, ये वाली चीज है, बाकी का डेट। तो ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई। अब आगे इसको बढ़ाते हुए कर चलते हैं कि आगे सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। हो गया, सारी वैल्यू अपन ने ये रख दी कि पावर जो भी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू अपन को क्या करना था, वो इक्वेशन बन गई इस प्रकार, एम एन प्लस p1 mn-1 और p2 m की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट। अब हमारे पास ये थी वैल्यू और इसमें क्या था, e की पावर, ध्यान रखना e की पावर mx नॉट इक्वल टू 0 है, अपन ये देख लें। और वो जैसे चलेगा नॉट इक्वल टू, लेकिन जैसे यहाँ पे जाएगा तो किसी 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली चीज अपन के पास हो गई, ये क्या हो गई, होमोजीनियस हो गई। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि ये किसके अंदर बन गई, एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई हमारे पास 2।
ठीक है, ये हमारे पास 1 थी, ये 2 हो गई, क्योंकि अपन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि डायरेक्टली अपन डी की जगह एम रख रहे हैं। ये तो प्रोसेस से बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेकिन एक्चुअल में हो तो ये रहा है कि डी की जगह अपन को क्या प्रतिस्थापित करना है, एम, यानी एक मूल होगा, एम क्या है, इसका रूट आ रहा है। तो जो ये समीकरण नंबर 2 आई, ये क्या कहला रही है, समीकरण नंबर 2 है वो समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण कहलाती है। समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण कहलाती है, सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन संक्षेप में इसको ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली है ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। अब अपन क्या करते हैं, रूट की कुछ जो अब बढ़ाने जा रहा हूं, जो अब नेक्स्ट के अंदर आ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन समीकरण नंबर जो एक अपन जो 1 और 2 देखते हैं, उसमें से क्या पता लगता है कि डी की जगह क्या करना है, कोई भी हमारे पास समीकरण आ रही है एफ डी वाई, ये तो अपन क्या कर रहे हैं, एफ डी इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ डी वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, तो डी इक्वल टू क्या आ रहा है, एम रखना है। बस ये अपन को ध्यान रखना है, जो कि अभी पूरे क्वेश्चन। अब अपन केस पढ़ते हैं बुच्चू को, बहुत ज्यादा जो ये फॉर्मूले पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मतलब अगर ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं आ रहे ना, तो ये आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा। और इन फॉर्मूलों को आपको देखना नहीं, रटना नहीं है, आपको देखना कि क्वेश्चन में किस प्रकार इनकी रिक्वायरमेंट हो से, तो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इनको रिमेंबर करना है। केस फर्स्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कि जो भी हमारे पास सहायक समीकरण होगी, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण आएगी, सहायक समीकरण यानी ए ई, जो भी सहायक समीकरण नंबर आएगी के सभी मूल समान हो, के सभी मूल असमान हो, असमान होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये जो अपन की सहायक समीकरण आई एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, इसके सभी मूल क्या, मान लेता हूं मैं इसके मूल है m1 m2 m3 डॉट डॉट mn तक जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके सभी मूल है, एफ ऑफ एम इक्वल टू सभी m1 m2 m3 mn इसके मूल है। अब अपन को क्या करते, तो y इस स्थिति में क्या होगा, y इक्वल टू तो क्या होगा e की पावर m1x होगा, y2 इक्वल टू क्या होगा e की पावर m2x होगा, y3 इक्वल टू क्या होगा e की पावर m3x होगा, और yn इक्वल टू क्या होगा e की पावर mnx होगा। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, बहुत सारे ऐसे कुछ आएंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, अगर मैंने कहा था कि जितने भी इसके डिग्रीज हो गए उतने ही इसका सॉल्यूशन, तो mn तक तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा व्यापक हल होगा, क्या होगा c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस, यही होता है अपना जो जनरल सॉल्यूशन होता है, अपने पढ़ा था, यही होता है c2 yn तक जाता है। एक मिनट, c1 y1 c2 y2 cn yn है ना, ये अब इसका जो yn का फॉर्मूला क्या आ रहा है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c2 e की पावर m3x। ठीक है, mnx तक चलते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यही होगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, इस प्रकार ये चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो रूट समीकरण नंबर आता है, समीकरण नंबर आता है कि भाई जो सहायक समीकरण है, जब सहायक समीकरण का मूल सेम हो, जब सहायक समीकरण का मूल समान हो, का मूल समान हो, जब सहायक समीकरण का मूल समान हो तब उसका सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास सहायक समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगी, और m के पास पता कैसे चलेगा, अपन को एक क्वेश्चन समझा दूंगा उसके बाद में पता चल जाएगा क्या हो रहा है, कि एफ ऑफ m इक्वल टू 0, ये जो बता रहा हूँ ये फॉर्मूले है, वो फर्स्ट फॉर्मूला था कि ध्यान रख लो कि हो क्या रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट असमान हो, यानी
अलग अलग हो, जैसे एक जो जैसे भी हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 है इक्वल टू 0, अब इसके यहाँ पे डी की जगह अपन क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो m रखते क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे, अगर इसके रूट सेम हो तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, अगर हमारे पास अलग अलग हो उसके रूट, यानी जैसे 1 और 2 आ गया तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू c1 की पावर m1x प्लस c2 की पावर m2x प्लस cn एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि जब रूट सेम हो, रूट सेम हो, इट इज इंपॉर्टेंट, रूट सेम हो तो उसका लिए सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे m1 इक्वल टू m2 आ गया, ठीक है, इसी प्रकार m3 m4 आएगा। तो आपको ध्यान रखना अगर रूट सेम हो ना तो c1 प्लस c2 x e की पावर m1x ऐसे चलता जाएगा, c3 e की पावर m3x, क्योंकि इसके अंदर 2 तो सेम आ गया, m1 और m2 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए चलता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, cn e की पावर mnx। अगर हमारे पास 3 सेम रूट हो तो हमारे पास और m4 वगैरह तो चलता है, तो अपन को क्या करना है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर m1x प्लस c4 e की पावर m4x, ऐसे चलता है डॉट 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 तक, ठीक है, एंड सो ऑन तक चलता जाएगा। अब हमारे पास ये तो थे कि हमारे पास क्या m1 ऐसे चलते जाए। अब अपन को क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत, इनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना इनके, ठीक है। वैसे मैं ये वीडियो आपको सेंड कर दूंगा तो अच्छे से नोट्स बनाना आप, ठीक है, कि कर हो क्या रहा है। अब तीसरी कंडीशन में लेके आता हूँ आपके पास। तीसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि जब जरूरी तो नहीं है कि रूट हमेशा रियल ही होते हैं, ये तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी, अब हमारे पास अगर हमारे पास रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए, मतलब काल्पनिक आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जब सहायक समीकरण के मूल काल्पनिक बोले तो सम्मिश्र हो, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, तो हमारे पास जैसे कि क्या आ गया, मूल क्या होता है कि 2 मूल आ गए हमारे पास, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, ये आ गया, यानी ये आता है अपन कॉम्प्लेक्स अल्फा बीटा इतना ही आता। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, c1 अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस c2 अल्फा, ये माइनस नहीं आएगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस। इसको और भी सुविधाजनक रूप में लिख सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला बहुत कम होता है, ये वाला e की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये वाला फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक फॉर्मूले कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा होगा। अब हमारे पास मान लो कि ये तो था फॉर्मूले की बात की, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फॉर्मूले सेम आ जाए तब क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हमारे पास सेम आ जाए तो उसके लिए भी अपन क्या है फॉर्मूला देखेंगे। जब सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र तथा समान हो तो उसके लिए क्या होगा, यानी अल्फा प्लस माइनस बीटा 2 बार आ जाए, तब उसके लिए क्या होगा, तब उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक तो y इक्वल टू c1 प्लस c2 एक्स ई की पावर अल्फा आइटा बीटा एक्स, होगा कि नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेते। c3 c4 एक्स, इसके लिए क्या होगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा एक्स हो जाएगा। इसको और सुविधाजनक सरल रूप में लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस c1 प्लस c2 एक्स। देखो ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा और बहुत ईजी है, इनके बगैर काम नहीं हो सकता। इस चैप्टर का क्या पूरी बुक का ही काम नहीं हो सकता।
अब इसका जो सॉल्यूशन है और भी ये इस प्रकार का हो, या फिर आप इसका ज़्यादा सॉल्यूशन देखते जाना चाहते हो, या फिर ये कॉपी है, ठीक है, ये फॉर्मूले या तो ये फॉर्मूला कोई भी सी होना चाहिए। अब मैं आपको है ना कि भाई हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन, मतलब कि जो इनका जो सी एफ फंक्शन है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखा होगा किसी भी फंक्शन में, मतलब अभी तो अपन ने दो सॉल्यूशन होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर फंक्शन, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन करने का मेरा। अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक, ठीक है, कि जो हमारे पास सोल्व, हमारे पास क्या है, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ये वाली समीकरण है, इसको अपन को सॉल्यूशन निकालना है। ध्यान रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बाद में बात करेंगे, अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि भाई ये d बाई डी एक्स की जगह अपन क्या पुट करते हैं, कैपिटल डी, ठीक है। तो कैपिटल डी पुट कर दो, तो समीकरण क्या हो जाएगी, डी क्यूब वाई माइनस 3d² प्लस 4y इक्वल टू 0, है ना। अब अपन को क्या करते हैं, इनमें से y को माना डी क्यूब माइनस d² प्लस 3d² भी है ना इक्वल टू, ये हमारे पास समीकरण होगी। अब अपन क्या करते हैं, वही करते हैं, इसके सहायक समीकरण निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, d इक्वल टू एम रखते हैं, रखते हैं कि नहीं, तो m रख दो, m क्यूब माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब y को कंसीडर नहीं करना अपन को, ठीक है, y सिर्फ y, वो जो y इधर जाएगी 0 हो जाएगा। ये अपन के पास क्या आ गया, m क्यूब माइनस 3m² प्लस 4। अब यहां से अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना। तो 100% अपन कह सकते हैं इसके 3 रूट होंगे, m क्यूब माइनस 3m² प्लस, लेकिन अपन को पता करना है कि ये रियल रूट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, सम्मान आ रहे हैं क्या असम्मान आ रहे हैं। तो वो तो क्या है, जैसे ही अपन इस इक्वेशन के रूट निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन कैसे पता करते हैं कि इसका रूट कैसे निकालते हैं, वही एक जनरल मेथड अपनाते हैं कि भाई अपन छोटी से छोटी संख्या m इक्वल टू में अगर यहाँ पे 0 रखूं तो इसका ये इक्वल टू बराबर 0 नहीं हो रही। अगर मैं m इक्वल टू यहाँ पे 1 रखूं तो क्या हो रहा है क्या कुछ 1 माइनस 3m प्लस 4, तो भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे m इक्वल टू -1 रखूं तो देखो रखो -1 का क्यूब माइनस 3m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो क्या -1 माइनस माइनस 3 माइनस 3 प्लस 4, तो माइनस, तो एक रूट तो हमारा क्या हो जाएगा m इक्वल टू -1। अब सेकेंड रूल कैसे निकालते हैं कि भाई अपन को पता नहीं, तो ये मैं आपको रफ कार्य के अंदर बता रहा हूँ यार, वैसे यहाँ पे नहीं करना। तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, m प्लस 1, ये उन्हीं के लिए जिनको मतलब इस प्रकार का मतलब नहीं आ रहा, तो अपन ये ऐसा कर सकते हैं, 3m² प्लस 4। इसमें अगर अपन डिवाइड करें, अगर इसमें अपन डिवाइड करें m क्यूब m माइनस, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, तो करो क्या आएगा, m स्क्वायर m प्लस 1 m स्क्वायर आएगा, क्या आएगा भाई, हाँ इसको मल्टीप्लाई करो, m क्यूब प्लस m स्क्वायर, तो क्या माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, तो क्या होगा माइनस के 4m² प्लस 4। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, तो माइनस के निकालना है, तो क्या आएगा माइनस के 4m², m आएगा ना यहाँ पे, माइनस के 4m, तो माइनस माइनस प्लस, ये 0 हो जाएगा, यानी ये आपको आना चाहिए। अभी ये जो m² माइनस 4m है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये डिवाइडेशन गलत तो नहीं हो गया, वापस देखते हैं एक बार, m प्लस 1 आया, ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू m क्यूब माइनस 3m² प्लस 4 है। यहाँ पे क्या लिखे m², तो क्या होगा m क्यूब और प्लस m², ठीक है, वो गलती हो गई, वहाँ पे माइनस ही था, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, तो ये कैंसिल, -4m² प्लस 4। अब अपन क्या लिखे यहाँ पे, क्या जाए माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4m लिखना है, m लिखोगे तो क्या आएगा, m लिखोगे तो
माइनस के 4m² और माइनस 4m, अभी और होगा बाकी, ठीक है, प्लस प्लस, तो कैंसिल ये तो होगा, ये हो गया 4m प्लस 4। अब यहाँ पे 4m लेना है, तो 4m प्लस 4, ये 0 हो जाएगा ये तो, और अपने पास क्या बचा, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ बच गई। तो अब अपन यहाँ से अपन क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो एक तो होगी m+1 और एक क्या होगा m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर अपन को देखो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी किसका, यहाँ से देखो तो क्या m-2 का होल स्क्वायर बन रहा है शायद, देखो m² प्लस 4 माइनस 4 है, सेम डिटोमिनेटर, तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं m+1 और m-2 का होल स्क्वायर। जो बाकी जो मैंने इतना ये काम किया ये रफ है, ये आपको एक्चुअली में आना चाहिए ऑलरेडी, ये बेसिक है, मैंने ये इसमें नहीं करना है, तो ये अगर आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो इक्वल टू। तो आप यहाँ से क्या किस किस की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू एक तो -1 आ गई, और m की वैल्यू क्या हो गई 2 and 2, यानी m की वैल्यू क्या आ गई -1 2, और यानी दो वैल्यू तो क्या आ रही है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो अपन ध्यान देते हैं तो क्या आता है कि जो m की वैल्यू है वो एक तो रियल है, इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नहीं है, दूसरी बात दो वैल्यू सेम है, एक वैल्यू अलग है, तो अपन क्या है इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो अपन क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है व्यापक हल, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या होगा कि इसके दो रूट सेम है, तो पहले तो सेट सेम वाला लगा लेंगे, क्या आएगा c1 प्लस c2x और e की पावर m1x, m1x क्या है 2 है तो 2x लिख दो, फिर c3 m3x, m की वैल्यू क्या है 1 है। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है भाई, आया समझ में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद में और सोचते हैं ना। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है d² प्लस 5d प्लस 4y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अगर अपन को इस प्रकार क्वेश्चन करना है, ठीक है, d² प्लस 5d प्लस 4y इक्वल टू 0, तो वही देखना है दी गई, पहले तो इस समीकरण की अपन को क्या निकालना है ऑक्सिलरी। अब अपन को क्या है d/dx इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा था, तो d/dx इक्वल टू क्या देखना है, d/dx इक्वल टू कैपिटल D, वो तो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, d इक्वल टू m रखते हैं, m² प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, m² प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गई। अब अपन को क्या करना है, m² प्लस 5m प्लस, अब इसको यहाँ से अपन को रूट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही निकाल दें भाई, इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं कितने होगा 4m² और जोड़ने या घटाने पर तो ये ऐसा हो सकता है शायद इक्वल टू 0, ठीक है, m², तो यानी जोड़ने पर तो 5 हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर भी 4m² हो रहा है, इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ m प्लस 4, यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ प्लस 4 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो गया दोनों में से कॉमन लेने पर इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास -1 और -4। अब अपन को क्या है, एक तो देखो रियल है वास्तविक है और असमान है, असमान के तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा हमारा y इक्वल टू c1 e की पावर माइनस m1x या c2 e की पावर -4। अब ऐसा नहीं है कि आप भाई सर आपने c1 e की पावर -4x भी ले सकते हो, c2 e की पावर -x भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि मैंने आपने इसीलिए तो मैं बताया था इंडिसेस रूल की घातांक का नियम कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, इसीलिए बताया कि आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरी नहीं है, c1 e की पावर -x c2 e की पावर -4x इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन में आपको खुद से देता हूं, जैसे कि हमारे पास ये इसका सॉल्व आ गया, एक क्वेश्चन में और ये दे देता हूं आपको कि d² प्लस 2d प्लस 1 हो गया, पता नहीं d² प्लस 2d इसको जोड़ेंगे y इक्वल टू 0, यानी d², ऐसा तो संभव नहीं है। एक दो क्वेश्चन मन से देता हूं,
डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। अब इसका सॉल्यूशन निकाल, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका कैसे सॉल्यूशन निकालें? इसका सॉल्यूशन इस प्रकार निकाल सकते हैं, देखो मैं इधर समझा देता हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, नोट्स और जो एक्सरसाइज है वो आप खुद ट्राई करो। मैं जो इस जो चैप्टर है इसका प्रत्येक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, पूरे के पूरे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपको जो आपका बेसिक है, जैसे मतलब इंडक्शन पावर, कैसे इसका रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो रूट्स फाइंड आउट करना, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए कि इसके रूट, रियल रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स रूट होंगे क्या इसके रियल, ये आपको पहचानने की ताकत होनी चाहिए आप में। तो क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, d इक्वल टू एम रखते हैं। तो एम रखते हैं तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इसका अपन को क्या है, वही रूट निकालना है, वही करना है। तो क्या आएगा, मैं क्या करूँ इसको 2m स्क्वायर, यानी जोड़ने या घटाने पर तो 3m आना चाहिए और गुणा करने पर 2m। तो मैं यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 3m बोले तो 2m प्लस m कर सकता हूँ प्लस 2 इक्वल टू सेम वो वाली चीज़ आएगी। m में कॉमन ले सकता हूँ m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, m प्लस 2 और m प्लस 1 यानी 0। m की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -1 आ गई कि नहीं आ गई। वही अपन ऐसे तो करना ही है कि भाई m प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आप जानते हो सभी लोग, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, c1 e की पावर -2x c2 e की पावर -x। ध्यान रखना जितना ऑर्डर का अपने पास वो है क्या डिग्री का है, उतने उसमें कांस्टेंट होगा। जितने जैसे 3 अगर हमारे पास डिफरेंशियल डिग्री 3 डिग्री की है तो उसमें जितने जो अचर राशियां होगी उसमें भी 3 होगी। अगर 4 का है तो 4 होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे ये मतलब अपन जैसे एक में था उसमें क्यों नहीं जोड़ रहे, तो ये इसलिए क्योंकि ऑलरेडी c1 और c2 c3 आ जाता है, इसलिए इसमें जो c ऐड नहीं करते, ठीक है। और भी अभी जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है क्या है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्यूशन करना है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको करवा दूंगा। और ये इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, न कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की बल्कि ऑल एग्जाम कंपटीशन, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में नहीं आता, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, MSc, नेस्ट, PhD सब में आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।